नमस्कार। एक और अनएडिटेड अनस्क्रिप्टेड वीडियो में आपका स्वागत है। आज 6 जून सुबह करीब 10:30 बजे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो भी अपडेट्स हमारे पास है वो आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था मार्केट कंडीशन पे और उसमें आपसे कहा था कि जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ऐसे ही आज भी हम अपडेट डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि 5 जून और 6 जून दोनों ही दिन स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली रही है और ख़ासतौर से अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स को देखेंगे, अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स भी देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। अब ऐसे में क्योंकि मोदी 3.0 तय है और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वही कंटिन्यू करेगी, तो यहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन पे हमको फोकस करना चाहिए और किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, एक बात का ध्यान हमें बहुत रखना है कि ना तो घबराहट में स्टॉक्स को बेचना है और ना ही किसी लालच में आके, ग्रीड में आके या फोम में आकर के स्टॉक्स को खरीदना है। जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए बहुत इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। इसलिए बहुत सारी अच्छी और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल बातें और फंडामेंटल बातें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होंगी, आपको एक डायरेक्शन डिसाइड करने में हेल्प करेंगी कि किस तरफ आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके जाना है। अगर हम कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर 2024 तक निफ्टी 24,000 को टच करेगा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि नई सरकार अपने इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ, लिबरलाइजेशन को कंटिन्यू करेगी और इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ पर फोकस करेगी, जिसमें जो कि लार्ज ट्रांसफर्स कुछ हुए हैं, जो आरबीआई के पास सरप्लस होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है सरकार को, जिससे कैपेक्स को यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने में मदद मिलती है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की एरियाज जैसे कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हाउसिंग, एनर्जी ट्रांजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसके अंदर डिफेंस, रेलवेज और रोड्स आते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कंटिन्यू करेगी। अगर कुछ टाइम पहले का हम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की बात भी देखें, जो इकोनॉमिक टाइम्स में भी आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा। और इस बात को गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से, प्रधानमंत्री भी अलग अलग तरीके से कई बार बता चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस है। अच्छा, वैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो अगर आप पिछले 30-40 साल का भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी कंपनीज रही उन्होंने काफ़ी हमें ग्रोथ दिखाई है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाहे वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो या बड़े लेवल की कोई और मैन्युफैक्चरिंग हो, जिस तरह की भी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। और साथ ही साथ हमें आईटी सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ हमें पिछले 30-40 सालों में देखने के लिए मिली है। तो ये तो इंडिकेटर्स होते हैं, अगर हम हिस्टोरिकल इंडिकेटर्स की बात करें कि आगे चल के इन सेक्टर्स में ग्रोथ रहती है। अब आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पे। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए बल्क ऑफ द रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स एग्जीक्यूट कर दिए हैं और 2030-35 तक के अपने टारगेट सेट कर रखे हैं। कोटक इक्विटीज़ ने एक नोट में कहा था कि मई 2019 से जून 2024 तक मोदी गवर्नमेंट के दूसरे टेन्योर के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए। अब जब म्यूचुअल फंड्स की बात होती है तो म्यूचुअल फंड कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने घर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या अपनी तरफ से कोई पैसा क्रिएट करते हैं, तो सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो पीएसयूज हैं और स्मॉल कैप, मिड कैप जो कंपनीज हैं उन्होंने ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ दी है। अब ये बात सिर्फ 2014 से 19 से 24 तक ही लागू नहीं होती। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप स्टॉक्स ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न जनरेट करके देते हैं। और इसके ऊपर बहुत जल्द मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि हिस्टोरिकली जो सबसे ज़बरदस्त स्मॉल कैप्स रहे हैं पिछले 10-20 सालों की, उन्होंने किस तरह के रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। पीएसयू स्टॉक्स में राइज तब आया जब इन्वेस्टर्स ने कुछ सेगमेंट्स जैसे कि रेलवेज, डिफेंस के स्टॉक्स को पसंद किया। लंबे टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद और जो बैंकिंग एनपीए साइकिल थी वो टर्न अराउंड हुई और कोर इकोनॉमी के अच्छे परफॉर्मेंस करने से भी वैल्यूएशंस को रीजनेबल लेवल्स पे आने का मौका मिला। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रेटेजिक सेल्स भी करी हैं, उन पर फोकस किया है, जिससे पीएसयू कंपनीज़ की तरफ इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। जैसे जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज़ पे फोकस करती है, चाहे उन्हें प्रॉफिटेबल टर्न करने की कोशिश करती है, उनकी वर्किंग को इंप्रूव करने की कोशिश करती है, तो इन सब बातों से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और पीएसयूज़ की तरफ भी फोकस जाता है। और अभी आपने देखा होगा 5 जून और 6 जून 2024 में जो कल और आज में रैली आई है, जो रिकवरी आई है, सबसे ज़्यादा पीएसयूज़ में आई है। किस किस सेगमेंट के पीएसयूज़ में आई है ये भी हम बात करेंगे अभी। बहुत सारी मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो कि निश सेगमेंट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में थी, उन्हें हायर प्रॉफिटेबिलिटी और उन्होंने हायर प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करी, जिससे इनके स्टॉक्स बेंचमार्क इंडेक्स से या इंडाइसेस से ज़्यादा गेन कर पाए।
अब बात करते हैं ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी की, यानी कि भारत की, इंडिया की इकोनॉमी अगर देखी जाए तो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक है और 5th पोजीशन पे है। जब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, सब करते हैं, तो ये बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उनके संदर्भ में, उनके रेफरेंस में बात की जाती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि इंडियन इकोनॉमी अगले कुछ सालों में कम से कम 8% पर ग्रो करेगी। अब 8% की ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ होती है, तो 7% तक तो हम स्टेबली अचीव कर ही रहे हैं, कॉन्फिडेंटली अचीव कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह का अब जो टर्म रहेगा, इसमें डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों तक, खासतौर से 2030 तक, ये 8% की ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन से टॉप 5 सेक्टर्स हो सकते हैं जिनमें इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। तो सबसे पहला सेक्टर तो डेफिनेटली आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। गवर्नमेंट ने 2024-25 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब 11.1 ट्रिलियन रुपीज़, यानी कि करीब 11 लाख करोड़ रुपए का बजट डिसाइड किया था। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट होते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं, ट्रेड बढ़ता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट तो डेफिनेटली फोकस में रहेगा ही रहेगा। और अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट भी देखी जाए तो उसमें ऐसा दिखाई देता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कई तरीके का होता है। मैं कई बार पहले इसको डिस्कस कर चुका हूँ, आगे भी डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कई तरीके का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 सेक्टर रहेगा। नंबर 2 पे आएगा पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। भारत के पास काफ़ी बड़े कोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, लेकिन पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ के लिए बहुत स्कोप है, जो कंट्री को ग्लोबल पोजीशन पे लाके खड़ा करेगा और हमारी ग्लोबल इमेज को एनहांस करेगा। 2024 का जो इंटरिम बजट दिया गया था, उसमें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 2024 इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें करीब मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। और उसमें कहा गया था कि भाई 1 करोड़ घरों पे हम रूफटॉप सोलर्स लगाएंगे। ये सब बातें दिखाती हैं कि पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए पूरी तरीके से सेट हैं। और जैसे ही ये बातें आगे बढ़ेंगी और नए बजट्स आएंगे और जिस तरीके से आगे इकोनॉमी चलेगी, तो इन सेक्टर्स की ग्रोथ काफ़ी धमाकेदार और बम्पर ग्रोथ रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से इनमें तो अगर हम अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकें तो डेफिनेटली ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि मैं जब अच्छी कंपनीज की बात करता हूँ तो मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि लार्ज कैप कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी या मिड कैप्स ग्रो नहीं करेंगी या सिर्फ स्मॉल कैप्स ग्रो करेंगी। बात होती है सारी की सारी ना रेट ऑफ ग्रोथ की। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का सबसे ज़्यादा होता है। और जहाँ तक रिस्क की बात है तो रिस्क तो सब कंपनीज में, सब सेक्टर्स में बराबर होता है। जब गिरने पे आती है तो कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा गिर सकती है, लेकिन गिरने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कंपनीज बढ़ेंगी तो वो कितना बढ़ेंगी। तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप में क्योंकि मल्टीपल टाइम्स 10-20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक की ग्रोथ के पोटेंशियल रहता है, तो मुझे रैपिड ग्रोथ बहुत अट्रैक्ट करती है और मेरा अच्छा सिलेक्शन भी रहता है। तो उस वजह से इट इज़ गुड कि थोड़े से पैसे लगा करके भी हम बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर 3 पे जो सेक्टर आएगा वो अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग सेक्टर्स रहेगा, वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर जो है वो बैंक्स बेसिकली कैपिटल एलोकेशन में वाइटल रोल प्ले करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर की बात हो रही हो। अब वो कैपिटल एलोकेशन से मतलब है चाहे किसी कंपनी को या फैक्ट्री को फंडिंग चाहिए, कोई एक्सपेंशन है, कोई नई चीज़ शुरू होनी है, कुछ भी होना है, तो उसमें बैंक्स तो हैं ही हैं, क्योंकि बैंक के थ्रू ही सारा पैसा रूट होना है। और ये रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। बैंक्स जो होते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, ग्रो करते हैं। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स बैंक्स ने पिछले कुछ सालों में देखी हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स भी इतनी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। सब बैंक सीख गए, आरबीआई की भी काफ़ी ज़्यादा नज़र है इस पर। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी अगर देखें तो इस समय 1% ऑफ द जीडीपी पर आ गया, जो बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू बना देता है। नंबर 4 पे आता है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। अगर 2022 में देखा जाए तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ने करीब 15-16 लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए थे इंडियन इकोनॉमी में, जो कि उस समय की जीडीपी का 4.6% था। कुछ स्कीम्स भी लाई गई जैसे कि स्वदेश दर्शन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, वो इस सेक्टर को फेवरेबल आउटलुक देती हैं और इधर की तरफ एक ग्रोथ भी इंडिकेट करती हैं। अब चाहे हम अपने किसी आइलैंड को बहुत अट्रैक्टिव टूरिज़्म के लिए बनाएं, चाहे हम डोमेस्टिक टूरिज़्म को प्रमोट करें, या हम आगे चल के ये भी प्रमोट कर सकते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट भी हमारे यहाँ प्रमोट हों, उस तरह के एवेन्यूज़ डेवलप करे जाएं। पर टूरिज़्म सेक्टर डेफिनेटली एक अलग लेवल की ग्रोथ के लिए इस समय पूरी तरीके से सेट है। नंबर 5 पे आएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय इकोनॉमी में, हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसमें जीडीपी का करीब 7% कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम मैसिव पॉपुलेशन को कंसिडर करें, ऑलमोस्ट हर घर को ऑटोमोबाइल की ज़रूरत होती है, चाहे कार हो या स्कूटर हो।
इस वजह से भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट्स में से एक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। हर घर को 2 व्हीलर्स भी चाहिए और हर घर को 4 व्हीलर्स भी चाहिए, और कई बार हमने देखा है घरों में एक से ज़्यादा भी व्हीकल्स होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर बेसिकली इस समय 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तरफ तो फ्यूल बेस्ड इंजन जो है, और दूसरी तरफ जो ग्रीन एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हैं, और बड़े व्हीकल्स में हाइड्रोजन की भी बात हो रही है। तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी दे रही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसमें ये इंसेंटिव, कंपनीज़ को भी इंसेंटिव है, कस्टमर को भी इंसेंटिव है, और फ्यूल इंजन्स तो हैं ही खैर। और गवर्नमेंट ऐसी चाहती भी है कि जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो 2030 तक इंक्रीज़ करा जाए। अगर इलेक्ट्रिक बसेस की हम बात करें तो 2022-23 से लेकर के 2030 तक ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स इस सेक्टर में ग्रोथ आएगी, और जो कंट्रीब्यूशन या जो परसेंटेज इलेक्ट्रिक बसेस का करीब 0.3% प्रेजेंस है 2022-23 में जो रही थी, वो 2030 तक बढ़ करके करीब 30 से 40% होगी, यानी कि 1000% का इसमें इंक्रीज़ आएगा। 1000 टाइम्स का इसमें इंक्रीज़ आएगा, नॉट 1000%, 1000 गुना का इसमें इंक्रीज़ आएगा। तो जब 1000 गुना का इंक्रीज़ आता है तो हम सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि कंपनीज़ में कितनी ग्रोथ आएगी। और जब मैंने एक बार ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे वीडियो बनाया था तो मैंने कहा भी था कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी। सिंपल सा रीज़न है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा कुछ बनाते ही नहीं। ऐसा नहीं कि उन्हें कंबस्शन फ्यूल इंजन से, यानी कि पेट्रोल डीजल इंजन से शिफ्ट होना है इस पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे या इलेक्ट्रिक बसेस पे। वो तो पहले से इलेक्ट्रिक बसेस ही बना रहे हैं, उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अब मैं कोई इलेक्ट्रा की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके अब इलेक्ट्रा खरीद लीजिए। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि क्या आउटलुक होता है और किस तरीके से हमें ये बातें समझनी चाहिए, किस तरीके से हमें ये बातें देखनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे चल सकती है। और बहुत जल्द मैं एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें हम रेलवे के PSU स्टॉक्स डिस्कस करेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। अब देखिए, जब रेलवे की बात करते हैं, किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, उसमें बहुत कंपनीज होती हैं, उनको गिनना भी मुश्किल है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप स्पेस में डिवाइड किया जा सकता है। बट एज अ सेक्टर अगर बात करी जाए तो कुछ कंपनीज डिस्कस की जा सकती हैं। तो मैं उस तरह की कुछ कंपनीज रेलवे की डिस्कस करूंगा, और इस तरह और भी जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ लेने वाले हैं आने वाले सालों में, उनके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। और चलने से पहले आपको बस इतना याद दिला देता हूँ कि अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन रियल टाइम में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कैसे रियल टाइम में स्टॉक्स पिक किए जाते हैं, कैसे उनकी केस स्टडीज़ की जाती हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप मेरी मल्टी बैगर वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने फ्रेश मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट जब भी खरीदता हूँ पूरी ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी के साथ उसके सारे प्रूफ्स आपके साथ शेयर करता हूँ, पूरी उसकी केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि रियल टाइम में मार्केट्स में कैसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो आप भी अपने लिए आगे चल के एक अच्छा मल्टी बैगर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज की सिचुएशन में किसी स्टॉक को सिलेक्ट करना। तो वो सारी बातें आप वहाँ सीख सकते हैं, या फिर आप मेरी मास्टर क्लास और मल्टी बैगर स्टॉक सिलेक्शन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2 आवर्स एक रिकॉर्डेड मास्टर क्लास है, पावर पैक्ड सेशन है, 2 घंटे का, अनलिमिटेड टाइम्स आप इसको व्यू कर सकते हैं जब तक आपकी वैलिडिटी उसकी होगी। इसमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इतनी बार इसको व्यू किया जा सकता है। जब मन करे, जिस दिन मन करे, जब तक आपकी उसकी मास्टर क्लास की वैलिडिटी, आप कितनी बार भी उसको व्यू कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक अनस्क्रिप्टेड अनएडिटेड वीडियो है, तो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब भी कोई अपडेट होगी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपके सामने ऐसा ही एक वीडियो लेकर आऊँगा। जय हिंद।